उत्तर प्रदेश और देश में मुस्लिमों की बुनियादी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र मदरसे हैं, जहां मुस्लिम समाज के बच्चों को उर्दू और अरबी भाषा के साथ साथ इस्लाम की तालीम दी जाती है, कुरान और हदीस पढ़ाए जाते हैं। देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद मुस्लिम समाज की साक्षरता दर औसत से बहुत कम है। गरीब पिछड़े मुसलमान मुफ्त शिक्षा मिलने के बावजूद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की बजाय मौलवी साहब के मदरसे में ही भेजना बेहतर समझते हैं। अब यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने इस्लामिक शिक्षा के परंपरागत केंद्र यानी मदरसों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री को खत लिखा और आरोप लगाया कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा के नाम पर बच्चों को देश की मुख्यधारा से अलग थलग किया जा रहा है। मदरसों से पढ़कर आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बल्कि आतंकवादी जरूर निकल रहे हैं। मदरसों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो खाली मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, उनको इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है और उसके बाद वो पूरी तरह से जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं या उनके आगे कोई ऑप्शन नहीं बचता। या तो वो खुद मौलवी बन जाए और या फिर कहीं पे मेहनत मजदूरी करे, ना उनको अच्छी नौकरियां मिलती हैं। बताइए आज तक मदरसों से कितने इंजीनियर्स निकले हैं, कितने डॉक्टर्स निकले हैं, कितने आईएएस निकले, कितने पीसीएस निकले हैं। हाँ, कहीं कहीं मदरसों से टेररिस्ट जरूर निकले हैं। मैंने बात ये लिखी है कि इन मदरसों को खत्म करके इनको स्कूलों में कन्वर्ट किया जाए और जो स्टेट के एजुकेशनल बोर्ड हैं उनसे या सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से ये मान्यता प्राप्त करें और जो मदरसे स्कूलों से कन्वर्ट हो, स्कूल में कन्वर्ट हो, वहां पर इस्लामिक एजुकेशन जो ऑप्शनल रखी जाए ताकि गैर मुस्लिम बच्चे भी इन स्कूलों में दाखिला हासिल कर सकें। वसीम रिजवी की दलील यह भी है कि मदरसों का पाठ्यक्रम मुसलमानों के किसी काम का नहीं है। मदरसों की डिग्री से उन्हें नौकरी नहीं मिलती, इसलिए जरूरी है कि तत्काल यूपी और देश के सभी मदरसों का नाम बदल दिया जाए। उन्हें आईसीएसई, सीबीएसई और राज्य के शिक्षा बोर्डों के साथ जोड़ा जाए। कॉन्वेंट स्कूल्स की तरह पाठ्यक्रम लागू किया जाए और गैर मुस्लिम बच्चों को भी वहां दाखिला दिया जाए। वसीम रिजवी इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर बनाने की वकालत कर चुके हैं। अब मदरसों में आतंकी पैदा होने का आरोप लगाकर उन्होंने नए बवाल की शुरुआत कर दी। जहां तक मदरसों की बात है, उनमें क्या पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम क्या है, ये सबके सामने है। कोई भी एजेंसी कभी भी उनको जाके देख सकती है। लेकिन मुझको उम्मीद ये है कि चूंकि जो एंटी करप्शन की जो मुहिम थी भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री ने जो कही थी, कम से कम इस तरीके की लेटर जो है वसीम रिजवी को उनके पापों से, उनके गुनाहों से उनको नहीं बचा पाएंगे। वसीम रिजवी अनाप शनाप बातें करते हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं है और उनकी अगर इंक्वायरी हो तो उनकी बातें सारी गलत निकलती। मदरसे से टेररिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मदरसा एजुकेशन का सेंटर होता है और मुसलमान गरीब बच्चों को फ्री तालीम देने के लिए और मजहबी तालीम देने के लिए मदरसे हैं। अब अगर मदरसों की हिस्ट्री को आप देखें तो ये वो मदरसे हैं जिन्होंने जंग आजादी में अहम किरदार अदा किया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब आजादी के बाद में सबसे पहले दारुल देवबंद पहुंचे तो उनकी विजिटर बुक आप देख लीजिए, उन्होंने ये लिखा कि अगर दारुल देवबंद ना होता तो शायद देश को आजादी न मिल पाती। इतना बड़ा आदमी जब इतनी बड़ी बात कह रहा है तो वो मदरसे आतंकवाद पैदा नहीं कर सकते। कई एक मदरसे में बुराई हो, आप सारे मदरसों को बुरा कहना शुरू कर दिए। मेरे ख्याल से ये गलत है। आप आइए मेरे साथ चलिए। मैं ऐसे मदारिस को मैं खुद देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ ऐसे मदारिस को कि जहां के ऊपर से गवर्नर्स निकले, जहां से आईएएस निकले, आईपीएस निकले। तो 4 रिएक्शन हमने आपको दिखाए और चारों में से कोई ये नहीं मानता कि मदरसों से आतंकी निकल रहे हैं और वसीम रिजवी के इस बयान को लोग गलत बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि उन्होंने ये बयान दिया क्यों और इसमें कितना आधार उनके पास मौजूद है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मुहीउद्दीन साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। रजा रिजवी जुड़ रहे हैं जो कि शिया स्कॉलर भी हैं और शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं। संजीव उनियाल जुड़ रहे हैं, आरएसएस विचारक हैं। और मोहम्मद एजाज अरशद कासमी साहब जुड़ रहे हैं, मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सभी का बहुत स्वागत है। रजा रिजवी साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं कि जो भी वसीम रिजवी साहब कह रहे हैं कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, क्या मदरसों से आतंकी निकल रहे हैं और अगर ऐसा है या वसीम रिजवी जो कह रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है तो उसका आधार क्या है? 8 बजे। हेलो, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं शिया वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं हूं।
दूसरी बात यह है कि जो वसीम रिजवी ने बात कही है, वसीम रिजवी एक संवैधानिक पद पर हैं, शिया वक्फ बोर्ड के वो चेयरमैन हैं और 2020 तक उस संवैधानिक पद पर रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। तो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई बात कह रहा है तो उस बात पर विचार करना चाहिए और लोगों को उस पर जांच करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये कहना कि साहब मदरसे जो है वो आतंकवादियों को तैयार करते हैं, तो मेरा मानना है कि मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, मदरसे में हदीस पढ़ाई जाती है, मदरसे में इस्लाम की चीजें पढ़ाई जाती है। ये सही है कि मदरसे से पढ़ने के बाद जब मदरसे के वो फाजिल होकर के, आलिम होकर के, मुंशी होकर के, अदीब माहिर अदीब कामिल होकर के जब वो बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जब वो हर जिले के गांव के मस्जिदों में बहैसियत इमाम जाते हैं तो वहां उनको बहुत कम पैसा मिलता है। उनको अपनी जिंदगी या तो वहां गांव के लोग शाम को खाना देते हैं तो वो खाना खाते हैं, इतनी कम पैसे में उनकी जिंदगी बसर होती है कि वो जिंदगी अच्छे तरीके से बसर नहीं कर सकते। तो अगर यही चीजें जो है ये अगर ये मेन स्ट्रीम में जो मॉडर्न एजुकेशन बदल जाए, जैसे कि इस्लाम में कुरान शरीफ में 1400 साल तो पहले ये विचार सही हो सकता है कि मॉडर्नाइज करने की जरूरत है मदरसों को, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो आधार दिया कि कितने आईएएस निकलते हैं, कितने आईपीएस निकलते हैं, लेकिन आतंकी जरूर निकलते हैं, ये उन्होंने कहा। तो सवाल उनसे भी पूछा जाएगा ना सर कि कितने आतंकी निकले हैं, इसकी संख्या वो बताएं। वो आईएएस आईपीएस की संख्या पूछ रहे हैं जो मदरसों से निकले होंगे, तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि कितने आतंकी निकले, उसकी संख्या वो बताएं। और उनको पता था कि अगर आतंकी निकल रहे हैं तो आज क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोले? गृह मंत्रालय को, पुलिस को जानकारी दी क्या कि यहां से आतंकी बन रहे हैं, किन मदरसों से बन रहे हैं, कौन बन के निकल रहा है? ये बिल्कुल सही है। अगर उन्होंने कहा है एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो उनको एक जानकारी देनी चाहिए और उनको एक लिस्ट देनी चाहिए कि साहब इस मदरसे में ये निकले हैं। लेकिन ऐसे भी मदरसे हैं, जैसे कई मदरसे से एक गवर्नर झारखंड जो है सैयद साहब, वो जो है वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे, तो वो गवर्नर भी बने झारखंड के। वो बंबई में रहने वाले अम्बेडकर नगर के थे, लेकिन बंबई में वो मिनिस्टर भी रहे कांग्रेस के टाइम में। अभी कुछ दिन पहले वो एक्सपायर भी कर गए सैयद साहब। तो वो मदरसे ही से पढ़ के आए थे और लखनऊ के मदरसे से पढ़ के आए थे। तो ऐसा नहीं है कि मदरसे से पढ़े गवर्नर तक लोग बने हैं। तो कहने का मकसद है जो मॉडर्न एजुकेशन है वो मदरसे से जुड़ना चाहिए, क्योंकि 1400 साल पहले सुशांत जी कुरान शरीफ में आया था कि जब कयामत आएगी तो समुद्र आग उगलेगी। लेकिन उस वक्त जब कहा गया था तो लोगों को यकीन नहीं था कि समुद्र आग उगलेगी। लेकिन जब रिसर्च हुआ तो रिसर्च में पता चला कि जो पानी है वो H2O से बना है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बना है। ऑक्सीजन जलाने वाली गैस, हाइड्रोजन भपकाने वाली गैस। यानी 1400 साल पहले ये बता दिया गया था कि जो है वो इस्लाम जो है रजा साहब उसमें नहीं जाते हैं कि कौन सी गैस क्या भपका रही है। फिलहाल तो वसीम रिजवी जो कह रहे हैं वो बयान जो है वो ज्यादा आग जो है पैदा कर रहा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब जो कह रहे हैं वसीम रिजवी, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? ये अच्छी बात या आपकी उस पर सोच क्या है? देखिए सुशांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि वसीम रिजवी जी को सुर्खियों में रहने का शौक है। अटपटे बयान देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बयान देते हैं, लोगों को गुमराह करने वाले बयान देते हैं, सिर्फ अपने आप को सुर्खियों में पाने के लिए। घटिया बयान है इनका, किसी तरह से भी इसको सराहा नहीं जा सकता है। इस बयान के बारे में जितनी भी इनकी शिद्दत से इनके क्रिटिसाइज किया जाए तो सही होगा। इसलिए कि देखिए दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साफ नजरिया है कि मदरसाओं में मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में किताब कुरान होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि मदरसा को बंद करना चाहिए या मदरसे में क्रिमिनल पैदा होते हैं, टेररिस्ट पैदा होते हैं। मैं वसीम रिजवी की शायद साहब की जो सोच है बिल्कुल बेकार सोच है। उनको जानना चाहिए कि कई ऐसे लोग हैं जो मदरसा से निकले हैं और अच्छे अच्छे पोजीशन पे रहे हैं। आईएएस भी है, आईपीएस भी है और आज भी मौजूदा हालत में भी है। लेकिन उनको जो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था अपनी बात जो सही है, और उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, एग्री करता हूं उनकी बात से कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। उसको सीबीएसई, आईसीएसई ऐसे मेन स्ट्रीम कोर्सेज से, मेन स्ट्रीम एजुकेशन के जो प्रोग्राम है
जो उससे जोड़ना चाहिए, ताकि वहां के बच्चे जो है पढ़ने के बाद, लेकिन जफर साहब में एक या हजार में ऐसी तो कह रहे हैं, प्रोफेसर ऐसी तो कह रहे हैं कि वसीम रिजवी ने अपना जमीर बेच दिया है और वो बीजेपी के कहने पर ये सब कर रहे हैं और वो आपकी बी टीम बन गए। अरे हटिए, अरे ओवैसुद्दीन, वसीम रिजवी सब एक ही चट्टे बट्टे के है। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साफ नजरिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है, हमारी सरकार ने कोशिश की है, मेरा आर्टिकल भी आप पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिखा था मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा पे। हमारी सोच बिल्कुल साफ है, सबका साथ सबका विकास, मदरसा में मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इस्लामिक तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए, दीन दुनिया दोनों की तालीम होनी चाहिए, लेकिन उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए ताकि वहां के पढ़े हुए बच्चे वो मेन स्ट्रीम जॉब, इस मॉडर्नाइजेशन वाले हिस्से पर मैं आऊंगा सर, लेकिन अभी तक दो रिएक्शन हमारे पास आए। रजा रिजवी जो शिया स्कॉलर हैं वो भी ये मान रहे हैं कि भले मॉडर्नाइजेशन की बात सही हो सकती है और एक संवैधानिक पद पर वसीम रिजवी बैठे हैं तो उनको सोच समझकर बोलना चाहिए था, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की बात से आप दोनों इत्तेफाक रख रहे हैं, ये बात ठीक है, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन एजाज भाई ये बताइए कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं क्या उसमें कोई भी आधार है? उनका कहना है कि जो ज़कात का पैसा है वो बांग्लादेश से या सऊदी अरब से इसीलिए आ रहा है कि वहां पर आतंकी पैदा हो सके और जो गरीब तबके के बच्चे वहां जा रहे हैं वो इसमें फंस जा रहे हैं। देखिए, इस तरह की बेबुनियाद बातों का मैं नहीं समझता हूं कि कोई जवाब देना चाहिए और ना उसकी सच्चाई से कोई इसका ताल्लुक है। अगर किसी मदरसे का इस तरह से एंटी नेशन एक्टिविटीज में कोई मदरसा लिंक होगा तो जाहिर है कि ये डायरेक्टली अटैक गवर्नमेंट पर है, गवर्नमेंट के खुफिया तंत्र पर और गवर्नमेंट की एजेंसियों पर है कि एजेंसियां क्या कर रही है। अगर मदरसे में ऐसी एक्टिविटीज है तो जाहिर है कि ये बेबुनियाद बातें हैं। जहां तक मदरसा को मॉडर्नाइज करना या वहां से कुछ ऐसे लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे देता हूँ 10 सेकंड में। मैं दारुल उलूम देवबंद का मदरसे का फारिग हूँ। फर्स्ट में मैंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया, जामिया मिल्लिया से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मुझे इनरोल्ड किया। आज मुझे डॉक्टरेट की डिग्री भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मिली हुई है और मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। दुनिया के जिस डिपार्टमेंट में मैं जाना चाहूँ इस वक्त जा सकता हूँ, हर जगह मेरे लिए दरवाजे खुले हुए हैं। इससे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन और क्या चाहिए? मैं एग्जाम्पल बैठा हुआ हूँ, कोई किसी भी तरह का मुझसे मॉडर्नाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइज है और उसमें अगर कमी है तो उसकी दूर किया जा सकता है। आज नहीं, 97 में खुद दारुल उलूम देवबंद में मैं खुद मौजूद था और वहां पूरे दारुल उलूम देवबंद के सारे सिस्टम को ऑनलाइन किया गया था और मैंने खुद उसमें कॉपरेट किया था, मैं वहां स्टाफ था। और उसके बाद इस वक्त दारुल उलूम ऑनलाइन हजारों मदरसे चल रहे हैं सर, क्या सारे मॉडर्नाइज्ड हैं? क्या जो करिकुलम है वो आज के दिन में दूसरे स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है उसके पैरेलल में है? देखिए, यकीनन धीरे धीरे किसी चीज में इस्लाह होती है। अगर कहीं 70 साल हो गया, हाँ, बिल्कुल अगर कहीं इस्लाह नहीं है, कहीं अगर बिल्कुल बैकवर्ड इलाके हैं, बहुत सारे मदरसे अभी भी ऐसे हैं बंगाल में, बिहार में, जो बहुत पिछड़ेपन के शिकार है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। जैसे जैसे मदारिस के पास रिसोर्स आ रहे हैं, चाहे वो अवामी चंदे से हो या सरकारी सतह पे हो, वो अपने आप को मॉडर्नाइज करने में पीछे नहीं है। करिकुलम के लिए रिसोर्स की क्या जरूरत है? करिकुलम कितने ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं लेकिन मैथ्स भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं और साइंस भी पढ़ते हैं। सर, दारुल उलूम देवबंद के करिकुलम को तकरीबन हिंदुस्तान के 80-90% मदरसे फॉलो करते हैं। एक मिनट जफर भाई, दारुल उलूम देवबंद के करिकुलम को 80-90% मदरसे जो है यहाँ फॉलो करते हैं और मैं भी दारुल उलूम देवबंद के सिलेबस को पढ़ना चाह रहे हैं। जफर भाई बात कह लीजिए जल्दी से। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, चाहे कोई भी हो, चाहे यहाँ पे एजाज साहब हो और फॉर दैट मैटर मुस्लिम समाज से कोई भी ऐसा कहता हो कि मदरसे के एजुकेशन को मॉडर्नाइज नहीं करना चाहिए, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसलिए कि मदरसे के एजुकेशन को बिल्कुल मॉडर्नाइज करना चाहिए। यही हमारी पॉलिसी भी भारतीय जनता पार्टी की है कि वहां से पढ़े हुए बच्चे देश में आके कंट्रीब्यूट करें। ये नहीं कि उनको वहां से पढ़ के वो बेकार हो जाए और छोटी छोटी नौकरियों के लिए तड़पते रहे। ठीक है, मैं कुछ आंकड़े भी रखूंगा सर, जनता पार्टी की नीति है जो एजाज भाई कह रहे हैं, मैं उनसे आंकड़ों के जरिए सवाल पूछूंगा जी। लेकिन मैं पहला हिस्सा कंप्लीट कर लूं सर। पहले तो अभी तक किसी ने नहीं कहा कि मदरसों से आतंक नहीं करता। जफर साहब एक बात और जोड़ दीजिए। जफर साहब, इससे पहले मैं मोयुद्दीन साहब के पास और संजीव साहब के पास जाऊं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए छोटे में। क्या सरकार के पास कोई इनपुट है क्या इस तरीके का, आईबी के पास या किसी के पास, कि मदरसों में आतंकी पैदा हो रहे हैं? देखिए, अगर सरकार के पास कोई भी ऐसे खुफिया एजेंसी से या एजेंसी से जो अगर कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा, चाहे मदरसा हो चाहे कोई और ऑर्गेनाइजेशन, सरकार और जिसमें कोई भी मुलविस हो, सरकार अभी तो नहीं है ना सर। देश के से नेशनल इंटरेस्ट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज होता होगा, उसके लिए सरकार बिल्कुल कमिटेड है सख्ती से बरतने के लिए। और अगर कुछ ऐसी जो भी अगर इंफॉर्मेशन उनके पास है, अगर है,
तो सरकार के एजेंसीज को, सरकार को मुहैया कराएं। ऐसे मीडिया में आके इस तरह के उटपटे बयान देने से मोयुद्दीन साहब कि सरकार की मदद करे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सारे जो कांग्रेस की नीतियों की वजह से आज ये मदरसा जो है बिल्कुल एक आइसोलेशन में पड़ा हुआ है। एजुकेशन जो मॉडर्न एजुकेशन, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। सरकार की कोशिश मैं संजीव जी आपके पास भी आऊंगा, मोयुद्दीन साहब आपके पास भी आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभी तक कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मदरसों में आतंकी पैदा होते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि मदरसों को बदलने की जरूरत है, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, नया रूप देने की जरूरत है और जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जो चुनौतियां हैं, उसके लिए तैयार करने की जरूरत है। इस पर हम एक छोटे से महाबहस में आज हम दो सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। क्या मदरसों में आतंकी पैदा होते हैं और क्या मदरसों को खत्म कर स्कूलों की तरह, सामान्य स्कूलों की तरह बना देना चाहिए। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वसीम रिजवी, उन्होंने बाकायदा पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यहां से आईएएस आईपीएस निकले ना निकले, लेकिन आतंकी जरूर निकल रहे हैं, इसलिए मदरसों को खत्म किया जाना चाहिए। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मोयुद्दीन साहब, पहला सवाल जिस पर मैं अभी तक कुछ मेहमानों की राय ले चुका हूं कि क्या मदरसों में आतंकी बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और जो वसीम रिजवी ने कहा है उसका कोई आधार दिखता है आपको क्या? सुशांत जी, मेरा ताल्लुक वसीम रिजवी से बहुत पुराना है, इसलिए कि ये कभी समाजवादी पार्टी के पार्षद रहे 2-3 बार। उसके बाद इनको मौलाना कल्बे जवाद का जो है हाथ इनको पर आया तो ये चेयरमैन हुए, और इन्हीं ने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नगर विकास मंत्री माननीय आजम खान साहब से इन्हीं संपर्क साधा और उनको बटरिंग की, किसी तरह से उनको अपने पक्ष में करके ये जो है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बरकरार रहे। और इन्हीं ने यहाँ तक किया कि जो मौलाना कल्बे जवाद साहब ने इनका साथ दिया था, एक वक्त ये हुआ कि इन्हीं ने उनको ऊपर लाठियां भी बरसवाई। ये स्वार्थी हैं। और ये जो मदरसे के बात कर रहे हैं, इन्हीं ने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए मेरे पास जो है इनके मौलानाओं के जरिए से, और हमारे भी जो है फिरके में बहुत ताल्लुकात हैं, इन्हीं ने शिया वक्फ बोर्ड की बहुत सी अराजी को बेच रखा है। ये अपनी इस डर से कि कहीं इंक्वायरी ना हो जाए, आजकल ये जो भाषा बोल रहे हैं वो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी बढ़ के बोल रहे हैं, आरएसएस के प्रवक्ता से भी बढ़ के बोल रहे हैं। ये सवाल तो कई लोग पूछ रहे हैं कि इस डर के पीछे क्या जांच तो नहीं है और बीजेपी जांच क्यों नहीं कराती। इस पर मैं आऊंगा सर। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं तो उनसे पूछ ही लूंगा, लेकिन हमारे साथ संजीव उनियाल साहब भी हैं। संजीव जी, आपकी राय क्या है? क्या मदरसों से आतंकी निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे? सुशांत जी, हाँ जी सर। नहीं सुशांत जी, एक बात देखिए, टाइम मिला थोड़ा मेरा सुशांत, एक सेकंड संजीव जी, उनको बात कह लेने दीजिए, फिर आपके पास आता हूँ। संजीव जी एक सेकंड रुक जाइए बस। हाँ, जो है IB/NIA को क्यों नाम नहीं बताए, होम मिनिस्ट्री को क्यों नहीं अवगत कराया इन्हीं ने? और मैं तो कहता हूँ इनकी भी जांच की जाए। इनको अगर इतनी मालूम है तो इनकी आतंकवादियों से साठगांठ है। ठीक है, ये बात तो मैंने भी पूछी थी शुरुआत में ही कि अगर वो पूछ रहे हैं कि कितने आईएएस निकले, कितने आईपीएस और इंजीनियर निकले, तो उनको भी बताना चाहिए कि कितने आतंकी निकले, और अगर जानकारी थी तो पुलिस को या गृह मंत्रालय को क्यों नहीं बताया। ठीक है सर, आप संजीव जी अपनी बात कहिए तो आपको पता चलेगा। ठीक है संजीव जी अपनी बात कह लीजिए। उलमा-ए-किराम और शिया फिरका वो इनसे जो नाराज है। अरे हुजूर आला, हमारी भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए संजीव जी। मेरा आउटलुक ये है इस विषय पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी किसी चीज को बंद करने की ऐसी कोई उनकी कोशिश नहीं है कि किसी चीज को बंद किया जाए। रिजवी साहब ने ऐसा क्यों कहा, रिजवी साहब बेहतर जानते होंगे, परंतु हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रगतिशील होना चाहिए व्यक्ति को। कुछ रिफॉर्मेशंस के चांसेस हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी स्कूल ऑफ थॉट में, तो उसको हमेशा रिफॉर्मेशन करते रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दृष्टिकोण का है। अगर किसी एजुकेशन में कुछ पुरानी चीजों को ऐड किया गया है तो किया जा सकना चाहिए, और नई चीजों का भी सम्मिलित उनका मिश्रण। मतलब आपको भी नहीं लगता ना सर कि मदरसों से आतंकी निकल रहे हैं? याद आती है शायद मुझे, जब वो अपने इलेक्शन कैंपेन में थे, वो कहते थे कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। इस तरह का आउटलुक उनका था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। तो इस तरह का एक मुस्लिम युवा
उनकी दृष्टि में था और भारतीय जनता पार्टी शायद ऐसा सोचती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगभग ऐसा ही सोचती है। मैं ये पूछ रहा हूं सर कि क्या आरएसएस और आपको लगता है कि मदरसों से आतंकी निकल रहे हैं? आपको सुन के लग रहा है कि आपको भी नहीं लगता कि वहां से आतंकी निकल रहे होंगे? ये सिर्फ वसीम रिजवी साहब को लग रहा है? नहीं, मुझे इस पर मुझे ऐसी टिप्पणी मैं नहीं दूंगा कोई भी। रिजवी साहब को ऐसा लगता होगा तो ये तो एक जांच का विषय है। अगर कुछ होगा तो ऐसी चीजें कोई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देगी। कोई एक व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि वहां से जो है आतंकी निकल रहे हैं तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि ये ठीक है। ये अच्छी बात है कि पैनल में किसी ने ये नहीं माना कि वसीम रिजवी के बयान से वो इत्तेफाक रखते हैं, चाहे वो शिया स्कॉलर ही क्यों ना हो। जफर इस्लाम साहब, एक बात बताइए जो बात बार बार आ रही है कि वसीम रिजवी साहब ये सब इसलिए कर रहे हैं कि उन पर करप्शन के जितने आरोप लगे हुए हैं उससे वो बचे रहें, बीजेपी सरकार थोड़ी नर्म रहे। अब तक आप लोगों ने उन पर जो करप्शन के आरोप है उनमें से कितने की जांच कराई है और क्या यही वजह है? देखिए सुशांत जी, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, हम विंडिक्टिव नहीं है। हम जांच पड़ताल का काम जो है एजेंसी करती है, एजेंसी इंडिपेंडेंट बॉडी है, हमारा उस पर कोई दबाव नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसके पास अपने पास जो एविडेंस है उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टिगेट जिसको करना है करेगी और उसके बेसिस पे जो मुल्क के कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होती है होगी। इसमें हम कोई मदाखलत नहीं करते हैं, हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर उन्होंने गलत काम किया है और कहीं ना कहीं उनको किस चीज से बचने की कोशिश के लिए ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं इस तरह का यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते। अगर वो गलत काम करके इस तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये खुद को अपने आप को गलतफहमी के शिकार बना रहे हैं। इसलिए कि अगर उन्होंने गलत काम किया तो एजेंसी काम करेगी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर, अब मैं अपने सवाल के दूसरे हिस्से पे आना चाहता हूं, वक्त कम है, जो था कि क्या मदरसों को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। और आपने बड़े मुखर तौर पर कहा कि मॉडर्नाइजेशन की बहुत जरूरत है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर हमारे साथ हैं एजाज साहब, वो कह रहे थे कि कोई मॉडर्नाइजेशन की जरूरत नहीं है। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि देश में सिर्फ 3% आईएएस, 1.8% आईएफएस और 4% आईपीएस मुसलमान हैं। पीईडब्ल्यू की एक रिसर्च जो है वो ये बताती है कि विश्व में 8% मुसलमान सेकेंडरी स्कूल से आगे की पढ़ाई करते हैं। अमेरिका और यूरोप में जहां पढ़ाई लाजमी है और आपको उसके बिना काम नहीं चलेगा, वहां 1% और 5% मुसलमान अनपढ़ हैं। लेकिन हिंदुस्तान में 40% से ज्यादा मुसलमान अनपढ़ है। 20 से 30 साल की उम्र वाले सिर्फ 4.5% मुस्लिम ग्रेजुएट कर पाते हैं, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। मुझे ये बताइए एजाज भाई कि इतना बड़ा ड्रॉप आउट हो रहा है, लोग पढ़ नहीं रहे, पढ़ के बिना पढ़े निकल जा रहे हैं और मदरसों में साइंस मैथ्स ये सब नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे? क्यों मॉडर्नाइज ना किया जाए? नहीं, देखिए, मॉडर्नाइज बिल्कुल होना चाहिए। हम बिल्कुल सिरे से इनकार नहीं करते कि नहीं होना चाहिए। इसके दो पार्ट है, एक तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन और दूसरा है एक सिलेबस। सिस्टम ऑफ एजुकेशन को मॉडर्नाइज करना, बिल्कुल जितना ज्यादा से ज्यादा मॉडर्नाइज हो किया जा सकता है। एजुकेशन का जो तरीका है, रूट है, एजुकेशन का जो सिस्टम है, उसको मॉडर्नाइज बिल्कुल करना चाहिए जमाने के साथ अगर चलना है तो, वरना बहुत पीछे हम रह जाएंगे अगर अपने सिस्टम को मॉडर्नाइज नहीं किया। अभी तक क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ है, सिस्टम को किया गया है, मॉडर्नाइज हुआ है। सब जगह लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। अपनी मदरसों में मैथ्स और साइंस पढ़ाया जा रहा है, क्यों योगी सरकार को कहना पड़ा आप कीजिए वरना मदद नहीं मिलेगी? नहीं, फिर दूसरे पॉइंट पर आप आ गए, वो सिलेबस पे आ गए। मैं मॉडर्नाइज सिस्टम पे कर रहा हूँ। सिस्टम अलग चीज है और सिलेबस अलग चीज है। सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा सकता है, सिलेबस को मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए देखिए, मैं उसकी वजह बता देता हूँ। मदरसे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आपने हवाले दिया, खुद उस रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 2.5 से 3% है, उससे ज्यादा नहीं है। 96-97% आज भी जो है बच्चे वो स्कूल का रुख करते हैं। सिर्फ ये 2.5 से 3% बच्चे वो बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं। वो रजिस्टर्ड मदरसों में ना सर, रजिस्टर्ड मदरसा, प्राइवेट मदरसा। मान लीजिए मैं कह लूं, आपकी बात मान भी लूं, उन 2.5% बच्चों को भी क्यों इस लायक न बनाया जाए कि अगर वो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो कम से कम मैथ्स पढ़ के बाहर निकले? सुशांत जी, साइंस पढ़ाने में दिक्कत क्या है? देखिए, वो 2.5% जो बच्चे होते हैं, मैं जवाब देना चाहता हूं। उसको मॉडर्नाइज करने के लिए जितने रिसोर्सेज मदरसे के पास हो सकते हैं, मदरसे वालों के पास, वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं। जहां इसलिए वो प्राइवेट मदरसे होते हैं, वो चंदे की बुनियाद पर चलते हैं। इतना ज़कात का पैसा आ रहा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, वो कहने की बात होती है ना, जफर साहब, जितने जिसके पास रिसोर्स है उसके पास सरकार से मांगिए। सरकार तो कह रही है हम पैसा देंगे, वहां भी थोड़ी हो रहा है। नहीं, सरकार अलग है और ये मदरसे अलग है। ठीक है, जफर साहब बात कहिए। देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा। उसमें एक बात तो बहुत सख्त तरीके से कहूंगा जो शायद
जो मदरसे से बिलोंग करते हैं उनको सख्त लगेगी बात, लेकिन हकीकत यही है। देखिए, इनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, मदरसा में कोई और दखल अंदाजी ना करे, ये इनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए कि ये कंट्रोल फ्रीक है, शुरू से रहे हैं इस तरह से कि कांग्रेस ने इनको थोड़ा सा कुछ ना कुछ दे के रखा और एक किनारे लगा के रखा ताकि ये इसी अंधेरे में रहे, ताकि जो भी 4% बच्चे, 2.5-4% बच्चे जो मुस्लिम समाज के पढ़ते हैं वो अंधकार में ही रहे। ये पॉलिसी जो है कांग्रेस की थी, ये देशद्रोही पॉलिसी है, इसलिए कि इससे देश के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे का भविष्य खराब करने वाली पॉलिसी थी। उसी के बरक्स भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है उसमें है मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, हर तरह से मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। इवन करिकुलम में इस्लामिक तालीम जो थियोलॉजी है वो अपनी जगह ठीक है, वो पढ़ाएं, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं हो रही है। और योगी जी की सरकार ने बहुत साफ अंदाज में कहा है सर, तो जो भी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड मदरसे हैं स्टेट लेवल पर, उसके प्लीज एक मिनट जरा था, इसको ये देख लीजिए, गवर्नमेंट एफिलिएटेड मदरसे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसकी एक्टिविटी पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनके करिकुलम पर भी ये होना चाहिए और उनके वहां के स्टैंडर्ड को मेंटेन मेरे पास वक्त नहीं है, होना चाहिए। मदरसे को सेंट्रलाइज तौर पर जो मदरसे की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्टेट लेवल पर हर जगह जो करिकुलम है, जो सिलेबस पढ़ाए जाते हैं गवर्नमेंट हर जगह स्टेट लेवल पे जो काम हो रहा है उसको सराहना चाहिए, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हर तरह के सब्जेक्ट है, अगर सब जगह ऐसा है तो योगी सरकार को क्यों आदेश जारी करना पड़ा? आपका फोकस होना चाहिए इस्लामिक तालीम। मोहिउद्दीन साहब मुझे ये बताइए, अगर मदरसों में मैथ्स और साइंस बच्चा पढ़ लेगा तो क्या आफत आएगी? मोहिउद्दीन साहब, जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड मदरसे उसमें चल रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, तो दूसरों में क्यों नहीं चल रहा है? ये जो प्राइवेट मदरसे 2-4 चंद मदरसे हैं वहां पर नहीं चल रहे हैं। 2-4 नहीं है सर, 2-4 नहीं है। जो प्राइवेट मदरसे हैं, जो बाकी तो सब गवर्नमेंट हैं, उस पर जरा सुन लीजिए ये जो मदरसे की बात कर रहे हैं, मदरसे जो इतने साल से चल रहे हैं सुशांत जी, मैं साफ कहना चाहता हूं कि मदरसे से पढ़ के जो लोग निकल रहे हैं आलिम फाजिल होकर के, जो जाकर के निकाह पढ़ा रहे हैं, जाके जो तलाक दे रहे हैं, तो कहीं कुरान शरीफ में सुशांत जी झटके वाला तलाक नहीं है। और ये कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, कुरान शरीफ में तलाक जो है वो सूरे तलाक में है, 28वें पारे में, नंबर 65 में ये बहस के बाहर चले जाए। और उसके बाद सूरे निसा में रिजवी साहब आपके मसले में तलाक नहीं है तो आप अपने पास रखिए। रिजवी साहब ये आप मसले के बाद शिया सुन्नी की बात, इंजीनियर बनाने की बात कह रहा हूँ यहाँ पर। रिजवी साहब एक रिएक्शन बात नहीं है। मोहिउद्दीन साहब, मदरसे से सिर्फ निकाह पढ़ाने वाले पैदा होते हैं ना, इसकी बात करके आप चैलेंज चाहते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। दलील हो गया। अरे मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, वक्त इतना नहीं है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप जैसा कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार मदरसों के मॉडर्नाइजेशन में विश्वास रखती है तो ये देश भर में होगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर आप मॉडर्न नहीं होइएगा तो दुनिया पीछे नहीं आएगी, आपको दुनिया की रफ्तार से चलना होगा और मैथ्स और साइंस पढ़ना ही होगा अगर आपको देश में या दुनिया में हर जगह जाकर कंपीट करना है या अलग अलग मुख्तलिफ फील्ड्स में नौकरी पानी है। ये सबको समझना होगा। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।